हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन वन में ये पूछा गया है कि सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। पहला है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की एक घटना है। सुपोषण यानी जो यूट्रोफिकेशन की जो घटना है उसमें पोषक तत्व संवर्धन की एक घटना है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट दिए गए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। देखिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखिए, किसी जलाशय यानी पॉन्ड को पोषक तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण यूट्रोफिकेशन कहलाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा यही क्लियर हो गया कि यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की एक घटना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सुपोषण की जो प्रक्रिया है उसमें जलाशय में पौधों तथा सुपोषण की जो यूट्रोफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है इसमें जलाशय में पॉन्ड में पौधे या फिर जो शैवाल एल्गी होते हैं उनका विकास हो जाता है। इसके अलावा जल में बायोमास की उपस्थिति के कारण जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। बायोमास की इतनी ज़्यादा उपस्थिति हो जाती है कि ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाती है। तो दूसरा यहाँ पे दिए गए, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। ठीक है, और जो है इसका एक उदाहरण यहीं पे है कि जल में पोषक तत्वों के उच्च स्तर के कारण उसमें ब्लूम पैदा हो जाता है, जैसे दलदल जैसा नहीं दिखता है, तो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। तो इसलिए सुपोषण जो है वो जो यूट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस है इसमें ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है, ये सुपोषण यूट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस हो रही है ये होती क्यों है? ये इसलिए होती है कि जलीय तंत्र में जब डिटर्जेंट, उर्वरक या फिर जो मल जल होते हैं यानी कि जो वेस्ट जो है वाटर होता है, ठीक है, उसके मिलने के कारण अगर वो वाटर अगर किसी पॉन्ड वगैरह में मिल जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वहाँ पे जो है सुपोषण की प्रक्रिया या फिर जो है यूट्रोफिकेशन जो है मतलब कि वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, एक और दो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। ऑप्शंस हैं नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण या फिर आधुनिक पर्यावरण। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। एंथ्रोपोजेनिक जो एनवायरनमेंट होता है इसमें होता क्या है, मानव गतिविधियों से जो परावर्तित पर्यावरण है वही हमारा एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। तो मनुष्यों के द्वारा, चूंकि यहाँ पे मानव गतिविधियाँ दी गई इसलिए मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को, मनुष्य जो जिस भी प्रकार का प्रदूषण करते हैं उनके द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहा जाता है। और पर्यावरण में ये होता क्या है कि पर्यावरण में उपस्थित जो अजैविक घटक होते हैं जैसे कि वायु, जल और मृदा, ठीक है, इनके भौतिक और रासायनिक एवं जैविक जो इनके लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, ठीक है, उनमें जब अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण उनमें जो अवांछनीय परिवर्तन होता है जिसके कारण नकारात्मक प्रभाव जो है मनुष्यों पर, जंतुओं पर सब पर पड़ते हैं, इसी को ही हम एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन 2 में है कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कौन सा, मानव गतिविधियों के द्वारा जो चेंज हो जाता है एनवायरनमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, तो वो एनवायरनमेंट एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। ये एक एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण प्रदूषण भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के काल क्रमानुसार में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे घटनाएं क्या क्या दी गई हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है कि इसमें पहले कौन सी हुई है, मतलब इनका क्रम हमें निर्धारित करना है कि शुरू से लेकर के आखिर तक के पहले कौन सी हुई है और एंड में कौन सी हुई है। तो इसका जो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1342। तो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1342 दिया गया है। तो फर्स्ट में है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है ये कब हुआ था, ये हुआ था 1972 में। इसके बाद है थर्ड वाला प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में आया। नेक्स्ट है फोर्थ प्रोजेक्ट हाथी,
ये जो प्रोजेक्ट आती है वो 1992 में आया है। और फिर लास्ट में आता है जैव विविधता अधिनियम, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये आया है 2002 में। तो ये इसका क्रम हो जाएगा, ठीक है, कि सबसे पहले जो है वो 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर है 1973, फिर प्रोजेक्ट हाथी है 1992 और लास्ट में जैव विविधता अधिनियम 2002। तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है। ऑप्शंस हैं क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका, सिक्किम भारत या फिर क्यूबेक कनाडा। तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिक्किम भारत। देखिए हरित क्रांति से क्या हुआ, उत्पादन की जो दर थी वो बढ़ गई, ठीक है, हरित क्रांति से उत्पादन की दर को जो बढ़ाया गया, लेकिन इससे हमारी खेती समेत जल, वायु, जमीन सब पर बहुत ही जो है प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा, काफ़ी असर पड़ा। तो अब क्या हो गया, अब इस स्थिति में जैविक खेती को बढ़ावा दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा असर पड़ा था, इतने ज़्यादा रासायनिक पदार्थों का यूज़ किया जाने लग गया हरित क्रांति में, तो इसके लिए जैविक खेती जो है इसको बढ़ावा दिया जाने लगा। भारत में सिक्किम राज्य जो है वो भारत का पहला 100% जो है जैविक राज्य बन गया है, जहाँ पर पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खेती होती है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो सिक्किम भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कॉर्टेजना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैविक प्रदूषक और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत, क्योटो प्रोटोकॉल, जल संरक्षण। तो यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, इनमें ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, और इसमें दिया गया है कि जो सम्मेलन है इसका वो जल संरक्षण है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से रिलेटेड नहीं है ये। इसमें ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे जिसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग द्वारा जो हो रहा है जलवायु परिवर्तन है उसको रोकने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन 5 का सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। बाकी के यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है उनके बारे में भी एक एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे ये देख लें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है, तो यहाँ पे ओजोन परत दिया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत को छीड़ करने वाले जो पदार्थ हैं उनके बारे में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये एक संधि बनाई गई थी कि ओजोन परत को जो है इसमें जो है इसको सेव किया जा सके, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में है। उसके बाद है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है इसमें दिया गया अनवरत जैविक प्रदूषक। तो देखिए इसमें क्या था कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में ये आयोजित किया गया था, स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार की विश्वव्याप्त समस्या का, कि मानवीय पर्यावरण संरक्षण, मानव के द्वारा जो पर्यावरण का जो संरक्षण करना है और उसका जो सुधार करना है, उसकी विश्वव्याप्त जो पूरे विश्व में जो फैली हुई समस्या है उसका निदान करना है। तो यहाँ पे हम अनवरत जैविक प्रदूषक, जो जैविक प्रदूषक फैल रहे हैं उन पर कंट्रोल करना है मेनली, ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन में ये बताया गया था। फिर लास्ट बचा है कॉर्टेजना प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल में बायोसेफ्टी की बात की गई है, क्योंकि इसमें जो है एक ये भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता ही है। इसमें आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी जो स्टार्ट हुई है आधुनिक, ठीक है, वर्तमान की, तो इसमें क्या है कि जैव विविधता, ये जैव प्रौद्योगिकी के कारण जो जैव विविधता पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है, उससे और मानव स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं उसके नुकसान से उसको बचाया जा सके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉर्टेजना प्रोटोकॉल जो है वो बायोसेफ्टी से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन 5 हमारा हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में है धुआं, स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। ये धुआं जो है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन तथा ओजोन, ओजोन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, या फिर नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड।
धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कह सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये जो गैसें हैं इनके कारण और जो है इनकी उपस्थिति के कारण ये धुआं जो है वो होता है, ठीक है, और ये जो दोनों ही गैसें हैं ये एसिड रेन का कारण भी बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। ऑप्शंस हैं गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट या फिर मध्य भारत। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट जो है उसे जैव विविधता संपन्न क्षेत्र, सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कहा गया है। तो देखिए भारत को जैव विविधता समृद्ध तथा पारंपरिक ज्ञान से परिपूर्ण, जिसे मेगा डाइवर्स बोलते हैं, ठीक है, देश के रूप में इसे जाना जाता है। भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, 4 हॉट स्पॉट यहाँ पे पाए जाते हैं। पहला है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा क्षेत्र या फिर सुंदरलैंड में वही अंडमान और निकोबार आते हैं। तो ये 4 जो है वो हॉट स्पॉट हैं। इन्हीं में से ही पश्चिमी घाट जो है उसको भारत का सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 का सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं SDG 6, SDG 7, SDG 8 या फिर SDG 9। तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, SDG 6। SDG 6 में क्या था, ये सतत विकास लक्ष्यों के तहत भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करना था SDG 6 के तहत, तथा स्वच्छ जल या फिर और जो सैनिटेशन की आवश्यकता पर बल देना था, ठीक है, मेनली इसमें यही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस हैं घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश, ट्रॉपिकल सवाना रीजन्स, ठीक है। देखिए जो सवाना बायोम है इसमें आर्द्र और शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूमिड और जो है ड्राई जो ट्रॉपिकल यहाँ पे जो जलवायु जो पाई जा रही है, ठीक है। इस प्रदेश की वृक्षों में अधिक विविधता नहीं पाई जाती है, लेकिन इस बायोम में हाथी, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंस, हिरण, चीता, तेंदुआ, शुतुरमुर्ग आदि विविध जीव है, यहाँ पे विविध प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र को बड़े बड़े शिकारों की भूमि या फिर बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वह है उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश, ट्रॉपिकल सवाना रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में दिया गया है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शंस हैं जीन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या संरक्षण या फिर प्रदूषण नियंत्रण। क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के तहत यहाँ पे वैश्विक जो 500 है यानी ग्लोबल 500 पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे UNEP कहते हैं, इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण तथा मानवीय उपलब्धि को सम्मानित करने हेतु ये दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।